वैसे तो हमें स्कूल से ही सिखाया गया है कि पृथ्वी हमारा घर है और ये सौर मंडल की एक सदस्य है जो अपने जैसे ही 7 और प्लैनेट्स के साथ सूरज की चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन इसी सोलर सिस्टम की सेंटर में सूरज की जगह पर पृथ्वी की स्थिति को मान लिया जाए तो क्या होगा। मतलब सभी की केंद्र में पृथ्वी है जिसकी चारों तरफ सूरज चंद्रमा के साथ सभी प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में घूमते फिर रहे हैं। वैसे ये एक प्राचीन धारणा है जिसे भूकेंद्रिक विश्व धारणा के नाम से जाना जाता है और मजेदार बात तो यह है कि शुरुआती जमाने में पूरी दुनिया इसी धारणा को सच मानती थी। तो आइए आज इसी धारणा के बारे में बात करते हैं। एस्ट्रोनॉमी, जहाँ पर विशाल यूनिवर्स की स्टडी और ऑब्जर्वेशन के जरिए इंसानों के मन को एक आज़ाद पक्षी की तरह इमेजिनेशन की दुनिया में विचरण करने का अवसर मिलता है। शायद इसी वजह से जीवन की शुरुआत से ही खगोलीय क्षेत्र के अनसुलझे रहस्य को सुलझाना इंसानों का रुचि रहा है। 1543 ख्रीस्ताब्द विज्ञान के इतिहास में एक इम्पोर्टेंट टाइम के तौर पर देखा जाता है क्योंकि इस टाइम पर 2 युगांतरकारी ग्रंथों को पब्लिश किया गया था। पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस के ज्योतिर्विज्ञान से रिलेटिव और बेल्जियम के एंडियास वेस्लियस के मानव देह से रिलेटिव प्राचीन विज्ञान सभ्यता में क्रांति लाने वाले इन दोनों ग्रंथों को विद्वान समाज के आगे रखा गया था। इसलिए इस साल को आधुनिक विज्ञान चर्चा की शुरुआती वक्त कहा गया है। प्राचीन जमाने में विज्ञान समाज के सभी विद्वान विश्व के भूकेंद्रिक धारणा के प्रति अपना समर्थन रखते थे। इजिप्ट के ज्योतिर्विज्ञानी टोलेमी इस भूकेंद्रिक विश्व धारणा के एक प्रधान प्रवक्ता थे। उनका लिखा हुआ ग्रंथ एल्मेजस प्राचीन ज्योतिर्विज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली ग्रंथ था। इस धारणा के तहत विश्व के केंद्र में पृथ्वी की स्थिति को मानकर इसके चारों तरफ सूरज चंद्रमा के साथ सभी ग्रह और सितारे घूम रहे हैं। कुछ पंडितों ने तो इस धारणा को बाइबल से समर्थित कहकर इसका प्रसार चलाया था। तो इस तरह से ये धारणा चारों ओर से प्रतिष्ठित हो थे। ऐसी हालातों में कोपरनिकस के लिए आसान नहीं था इस धारणा के अगेंस्ट अपने बात रखने में। जीवन भर का ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन और स्टडी के बेस पर कोपरनिकस ने दिखाया था कि सभी के सेंटर में अगर सूरज की पोजीशन को रखा जाए तो ग्रहों की गति और उनकी डिस्टेंस को सही से कैलकुलेट करने में आसानी होती है। उनके थ्योरी के हिसाब से सूरज की चारों तरफ दिखे जाने वाले ग्रह और अनेक सितारे एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं और शांत पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इस सौर केंद्रिक धारणा को उस जमाने में प्रतिष्ठित कर पाना आसान नहीं था। जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहान केपलर का एक बुक पब्लिश हुआ था एस्ट्रोनोमिया नोवा नाम से। यहाँ पर उन्होंने मंगल ग्रह की ऑर्बिट को कैलकुलेट करके दिखाया था। केपलर दिखाता है कि पहले लोग सोचते थे कि सभी प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में सर्कुलर शेप में घूमते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सूरज की परिक्रमा करते वक्त जगह के अनुसार उनके मोशन में बदलाव होते रहते हैं। फिर भी सभी का मानना यह था कि सभी प्लैनेट्स अपने अपने सर्कुलर ऑर्बिट में एक ही गति से घूमता है। इताली के गैलीलियो ने तो खुद टेलीस्कोप बनाकर आसमान में तारे गिनते थे। इस दौरान उन्होंने चांद का सतह और जुपिटर की सैटेलाइट के ऊपर स्टडी करने लगे थे। एज ए रिजल्ट उन्होंने जुपिटर की 7 उपग्रह को देखने के साथ चांद की सरफेस को अपना टारगेट बनाया। उन्होंने देखा कि इसके सतह गड्ढे और पर्वतों से उबड़ खाबड़ जैसा है, लेकिन उस जमाने में इन सब बातों के ऊपर कौन यकीन करता। पंडितों को लगता था कि ये सब यंत्र से बनाई जाने वाले कलाबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन गैलीलियो अपने ऑब्जर्वेशन से मिली जानकारियों से द स्टार मैसेंजर नाम से एक किताब को पब्लिश कर दिया। लेकिन टोलेमी के भूकेंद्रिक धारणा के अगेंस्ट में सौर केंद्रिक भावधाराओं को प्रसार न करने के लिए रोमन कैथोलिक गिरजा ने गैलीलियो को चेतावनी तक दे डाला। इसके बाद उन्होंने बहुत सोच समझकर 2 व्यक्तियों की भावधाराओं पर आधारित एक किताब को लिखकर पब्लिश कर दिया जिसका पूरा नाम था डायलॉग कंसर्निंग टू शिफ्ट वर्ल्ड सिस्टम टोलेमिक एंड कोपरनिकस। वैसे इस किताब की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि धर्म की अनुशासन भंग करने के अपराध में गैलीलियो पर लांछन लगाया गया और उन्हें कठोर सजा से गुजरना पड़ा था। और क्या, इस किताब को बैन कर दिया गया। इसके बाद आते हैं 1642 ख्रीस्ताब्द जब गैलीलियो का मृत्यु होता है और न्यूटन का जन्म। कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो जैसे स्पेशलिस्टों के जरिए शुरुआत होने वाले विज्ञान चर्चा की धारा न्यूटन के हाथों में जाकर पूरा हुआ ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कुछ और ऐसे ही विशेषज्ञ थे जो इस विज्ञान चर्चा की धारा के साथ जुड़े हुए थे। जैसे कोपरनिकस से पहले ही ग्रीस के एरिस्टार्कस, भारत के आर्यभट्ट जैसे विज्ञानियों ने सौर केंद्रिक धारणा के ऊपर चर्चा किया था। और आपको बता दूं, भूकेंद्रिक विश्व धारणा के विरुद्ध में प्रतिवाद की ध्वनि सबसे पहले सुनने को मिले थे इंडियन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट के कंठ में। उन्होंने अपने आर्यभात्या में एक श्लोक के जरिए कहा था कि नदी की बहती हुई धारा के साथ बहने वाले किसी नाव या कश्ती से जिस तरह से नदी के किनारे में स्थित पेड़ पौधों को गतिशील स्थिति में देखा जाता है, ठीक ऐसे ही पृथ्वी की गति की वजह से आसमान की सितारे हमें पूरब से पश्चिम दिशा में जाने जैसा दिखाई पड़ते हैं। वैसे स्कूल में एक चैप्टर होता है ग्रेविटी के ऊपर, जहाँ पर एक कहानी है न्यूटन के बारे में। वो पेड़ के नीचे बैठा होता है और अचानक ऊपर से एक एप्पल गिरता है और उनके सर से टकराते हैं। इसके बाद न्यूटन ने ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के नियमों को डिस्कवर कर देते हैं।
दरअसल ये इंसिडेंट इस तरह से और इतनी आसानी से घटित नहीं हुआ था। साइंस की अलग अलग थ्योरीज, फैक्ट्स और नए नए ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड डिस्कशन करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सी एकेडमीज, ऑर्गेनाइजेशंस का एस्टेब्लिश किया गया था। ऐसे ही एक प्रचलित संस्था थी रॉयल सोसाइटी। सन 1607 में नवंबर के महीने लंदन के ग्रिशाम कॉलेज में 12 स्पेशलिस्ट आपस में मिलकर उनके एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बारे में डिस्कशन करने के लिए एक समिति का गठन करते हैं। हर बुधवार को दोपहर 3 बजे वो सब ग्रिशाम कॉलेज में मिलने आते थे, जहाँ पर विज्ञान में एक दूसरे की नई नई रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करते थे। यही रॉयल सोसाइटी की शुरुआत थी। रॉबर्ट बॉयल, क्रिस्टोफर रेन, रॉबर्ट हुक, डॉक्टर विलिकिंस जैसे विख्यात जाने माने साइंटिस्ट सोसाइटी के शुरुआती मेंबर्स थे। न्यूटन की विख्यात प्रिंसिपिया ग्रंथ इस सोसाइटी से ही पब्लिश हुआ था। वैसे प्रिंसिपिया में न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में और मोशन से रिलेटेड 3 नियमों की मदद से ग्रहों की गति के संदर्भ में मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन को दर्शाया है। उन्होंने मैथमेटिक्स का सहारा लेकर दिखाया है कि पेड़ से टूटकर गिरने वाले सेब हो या इंसानों की किस्मतों को कंट्रोल करने वाले चांद और ग्रहों की गतियों के बारे में समझने के लिए मोशन और ग्रेविटी के इन नियमों के बारे में जानना ही काफी होता है। पृथ्वी की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही एप्पल नीचे गिरता है और चांद पृथ्वी की चारों ओर घूमता है। लोगों को समझ में आया कि ब्रह्मांड जटिल होने के बावजूद उस आसान नियमों की बलबूते पर ही ये जटिल ब्रह्मांड संतुलित होते हैं। सूरज, चांद या फिर कोई भी ग्रह कोई दैविक शक्ति के जरिए नियंत्रित नहीं होता है। न्यूटन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन जाते हैं, जो विश्वविद्यालय में गणित सिखाते थे। वैसे न्यूटन के पिता एक फार्मर थे, जिनके न्यूटन के जन्म से पहले ही डेथ हो जाते हैं। न्यूटन का बचपन उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही बीता था। वो लोग न्यूटन को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन उनके माँ ने 17 साल की उम्र में ही न्यूटन का पढ़ाई रुकवाकर खेतीबाड़ी सिखाने के लिए उन्हें गाँव ले जाती है। स्कूल के कुछ शिक्षक और रिश्तेदार न्यूटन के काबिलियत को पहचान चुके थे, इसलिए वो सभी न्यूटन को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए उनकी माँ को समझाने लगे। लेकिन न्यूटन को उनकी माँ विश्वविद्यालय में भेजना नहीं चाहती थी, और वो न्यूटन को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते वक्त आधे खर्चा ही दिया करते थे। इसलिए उस वक्त पढ़ाई करने के साथ वो काम भी किया करते थे। शायद उनकी माँ की परेशानी का कारण ये भी हो सकती है कि उन दिनों विश्वविद्यालय में ज्यादातर छात्र अमीर घरों से ही पढ़ने जाते थे। चलिए जो भी हो, इस दौरान वो गणित और विज्ञान के विषयों पर गहरी स्टडी करते हैं। लेकिन उस वक्त पर प्लेग बीमारी महामारी का रूप लेने की वजह से विश्वविद्यालय बंद पड़ जाते हैं। इस वजह से न्यूटन गांव लौट जाते हैं और वहीं पर वो ग्रेविटी के ऊपर रिसर्च चलाते हैं। कैम्ब्रिज में लौटकर वो लाइट से रिलेटिव रिसर्च चलाते हैं। वैसे न्यूटन अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में किसी को बताते नहीं थे। शाम का वक्त था। एडमंड हेली, क्रिस्टोफर रेन और रॉबर्ट हुक तीनों रॉयल सोसाइटी के मीटिंग के बाद एक कॉफी हाउस में बैठकर ग्रहों की ऑर्बिट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन कर रहे थे। कोई भी ग्रह और सूरज के बीच आपसी हिसाब से ही उनकी दूरी तय होती है। इस बात को वो लोग समझते तो थे, लेकिन इन दूरियों के साथ केप्लर के बताए हुए ग्रहों की सब सर्कुलर ऑर्बिट से वो लोग कुछ भी रिलेट नहीं कर पा रहे थे। क्रिस्टोफर रेन ने वहीं पर घोषणा कर दिया, अगर हुक या हेली में से किसी ने भी इस रिलेटिविटी को सॉल्व करके निकालेगा, उन्हें 2 पाउंड प्राइस की किताब खरीद कर दिया जाएगा। इस भाग दौड़ में से हेली ने पहले ही हार मान लिया, लेकिन हुक ने कोशिश करके देखा जाएगा बोलकर बात को रख दिया। फिर भी उनके जीवन काल में तो सोल्यूशन नहीं निकल सका। इस बार हेली न्यूटन के पास जाता है सोल्यूशन ढूंढने के लिए। न्यूटन बताता है कि इस रिलेटिविटी का सोल्यूशन उन्होंने पहले से ही निकाल करके रखा है। फिर भी आविष्कार की बात सभी के सामने रखकर वो सार्वजनिक विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए हेली को सोल्यूशन के बारे में नहीं बताया। लेकिन हेली हाथ धोकर न्यूटन के पीछे लगा हुआ था। हेली से पीछा छुड़वाने के लिए न्यूटन ने सोल्यूशन को ऑन द मोशन ऑफ बॉडीज इन एन ऑर्बिट नाम से रॉयल सोसाइटी में भेज दिया। इस दौरान वो प्रिंसिपिया ग्रंथ को भी पूरा कर लेते हैं और रॉयल सोसाइटी से ही इसे पब्लिश करते हैं। न्यूटन का लिखा हुआ एक और किताब था ऑप्टिक्स, जो लाइट से रिलेट करता था। वैसे ये किताब काफी पॉपुलर हुआ था। जीवन की अंतिम क्षणों में न्यूटन एक महान वैज्ञानिक के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। वैसे रॉयल सोसाइटी को विज्ञान में एक प्रतिष्ठित अनुष्ठान के तौर पर एस्टैब्लिश करने में न्यूटन के साथ हुक और हेली भी समान रूप से भागीदार था। विज्ञान के क्षेत्र में भी हुक और हेली का देन चिरस्मरणीय रहा है। लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का कहना है कि न्यूटन के वंदना में व्यस्त रहने वाले उस जमाने के ज्यादातर बुद्धिजीवी हुक और हेली की प्रतिभा को अक्सर अनदेखा कर देते थे।